अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो एक नई क्लास के साथ हाजिर है जिसमें हम IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो दैट के रिसेंटली 7 जनवरी 2026 को IG1 का पेपर हुआ है, जिसका हमने ऑलरेडी क्लोजिंग सिनेरियो के हवाले से हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है जो कि 46 मिनट है, आई थिंक सो। जैसे कि आप सबको पता है कि IG1 पेपर के बाद एक क्लोजिंग इंटरव्यू ली जाती है लर्निंग पार्टनर की तरफ से टू इंश्योर दैट के पेपर आपने ख़ुद सॉल्व किया है, यानी आपने कहीं से हेल्प नहीं लिया है। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि क्लोजिंग इंटरव्यू का जस्ट मकसद ही यही होता है कि जिसमें ये इंश्योर करते हैं निबोश कि आपने पेपर ख़ुद सॉल्व किया है, क्योंकि क्लोजिंग इंटरव्यू में आपके पेपर ही से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आपने आंसर देना होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना हो सके मैं आसान अल्फाज में या मतलब इजी वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आप अच्छे से अपना इंटरव्यू दे सकें। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि वो ख़ुद पेपर नहीं सॉल्व करते, तो वो कई थर्ड पार्टी हेल्प ले लेते हैं लेकिन फिर भी क्लोजिंग इंटरव्यू आपको ख़ुद देना होता है। यानी क्लोजिंग इंटरव्यू जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो कॉल पर मुश्तमिल है, यानी कि एक वीडियो कॉल के ज़रिए आपसे इंटरव्यू ली जाती है जिसमें आपने अपना ID कार्ड और अपना रूम दिखाना होता है कि आपके रूम में कोई और नहीं है, और आपने अपने ID कार्ड और ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में, वो सबको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास मोबाइल का कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके पास रूम में कोई मटेरियल या कोई थर्ड या सेकंड बंदा आपके पास नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जब भी आपका इंटरव्यूअर यानी कि IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू आपका लर्निंग पार्टनर ही लेता है जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया या जहाँ से आप रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरव्यू अच्छी हो तो आपने दो चीज़ों को लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करना होता है कि किसी ने अगर पेपर ख़ुद सॉल्व किया उसको तो इन चीज़ों का पता होगा लाजमी तौर पर। अगर किसी ने नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर IG1 की जो सिनेरियो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और दूसरा अपना जो पेपर है वो सही तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा, यानी कि आपका जो आंसर शीट है या जो आपने आंसर लिखे है या लिखवाए है। सही है। अच्छा, सिनेरियो का अगर सही तरीके से आपको नहीं पता या सही तरीके से आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है। तो सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसमें जस्ट मैं आपको IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होते हैं आपने आंसर किस तरह देना है। अच्छा, मेक श्योर करें जब भी आपकी इंटरव्यू कंडक्ट होती है आपको एक ईमेल आता है जिस इंटरव्यू जैसे कि जूम के थ्रू, क्योंकि आजकल तो मैक्सिमम जूम ऐप जो है ना उसके थ्रू यानी जूम मीटिंग के थ्रू आपकी इंटरव्यू ली जाती है। तो आपको लिंक, आपको डेट और आपको टाइम का बता दिया जाता है। उसके बाद जब भी आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप कनेक्ट होते हैं अपने इंटरव्यूअर के साथ। मेक श्योर कि जब भी आप इंटरव्यू देते हैं आपका जो पेपर होता है, जो आंसर शीट होता है वो इंटरव्यूअर के पास अवेलेबल होता है। यानी जैसे ही आप अपना पेपर सबमिट करते हैं निबोश को तो पेपर जो है ना वो उनके पास आ जाता है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, मींस के टास्क नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि टास्क नंबर 1 में दो पार्ट्स थे, A और B। एक बात और जहन नशीन कीजिए कि आपको क्वेश्चन का यानी जो एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने पूछा है ना उसका आपको लाजमी पता हो कि उसमें क्या पूछा था। अच्छा, टास्क 1 के पार्ट A में जो था, व्हाट वाज इनफेक्टिव अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द न्यू इंजीनियर इन रिलेशन टू अ प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग व्हेन दे इनिशियली अराइव्ड ऑन साइट फॉर वर्क। यहाँ पे दो पार्ट्स थे कि मैनेजमेंट ने जो न्यू इंजीनियर था उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी बिफोर स्टार्टिंग द टास्क और ड्यूरिंग द टास्क, उसके इनफेक्टिवनेस के बारे में पूछा है कि वो जब पहुंचा
टास्क परफॉर्म करने के लिए आप सबको पता है कि टास्क क्या था, F&C जो फनल एंड क्रशर जो मशीन था जो बार बार बंद हो रहा था, या जो वर्कर ख़ुद उसको बंद कर रहे थे क्योंकि वो दोबारा उसको रिस्टार्ट कर रहे थे, या वो ख़ुद ऑटोमेटिकली कभी रिस्टार्ट होता था। तो ये उसकी एक्टिविटी थी या उसका टास्क था उसको टी करना, वो आपने सिनेरियो में पढ़ा होगा। सही है। अब ये यहाँ पे जो आपका जो क्लोजिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है वो टास्क नंबर 1 के पार्ट ए में से आएगा, जो कि आप सबको पता है कि वो बिफोर यानी कि जब इंजीनियर वहाँ पे पहुँचा टास्क परफॉर्म करने के लिए या मशीन को टेक करने के लिए, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की क्या इनफेक्टिवनेस थी या क्या इनफेक्टिव था उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग। अच्छा, अभी यहाँ पे आप सब ने अपना आंसर लिखा होगा, जितनी भी पॉइंट्स आपने लिखे होंगे अपने आंसर शीट में से, उसमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आपका इंटरव्यूअर जो है ना वो पिक कर लेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ना, इंटरव्यूअर 2 ऑफ द आंसर यू गिव वर, वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपने 2 आंसर लिखे हैं, यानी कि वो मतलब कोई भी पॉइंट, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने ये 2 पॉइंट वैसे ही पिक की है। सही है। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 10 लिखे है, 12 लिखे है, उसमें से वो कोई भी पॉइंट पिक कर सकते हैं 2, और वो आपको बाकायदा रीड करके बताएगा कि ये पॉइंट आपने ऐसा लिखा है, ये पॉइंट आपने ऐसा लिखा है। जब वो रीड करेगा उसके बाद आपको बताएगा कि कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दीज आंसर, कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 2 आंसर आपने क्यों चूज़ की है या आपने क्यों लिखे हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने एक आंसर लिखा हुआ है ना जो कि डिटेल में है, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं कि सर आई चूज़ दिस पॉइंट because they clearly show that the training and the control process for the new engineer was not followed properly when they first arrived on site। क्योंकि ये पार्ट एक है जब वो साइड पे पहुंचा। अच्छा, फर्स्टली द परमिट टू वर्क, क्योंकि यहाँ पे परमिट टू वर्क के हवाले से इसलिए क्योंकि उसने इंटरव्यूअर ने 2 पॉइंट्स पे किए थे मेरे पेपर में से। अगर मैं मतलब चाहूँ या मैं सोचूं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो उसने एक परमिट टू वर्क का था। सही है। एक दूसरा ये था कि मतलब वो बिहाइंड द शेड्यूल था, जो वर्क एक्टिविटी वो बिहाइंड द शेड्यूल थी। बिहाइंड द शेड्यूल का मतलब ये था कि वो कोई स्केजुअल नहीं था, मशीन ख़राब होता तो उसकी वजह से वो उनको इंजीनियर ने उसको मतलब इंजीनियर को बुलाया था, या जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने न्यू इंजीनियर को भेजा था। हाँ, फर्स्ट पॉइंट विच आई मेंशन, आप इस तरह भी कह सकते हैं द परमिट टू वर्क रिक्वायरमेंट वाज बाईपास्ड, यानी कि अगर आप वहाँ सिनेरियो में आपने देखा होगा तो बगैर परमिट टू वर्क के उसने काम स्टार्ट किया, विच शो इनफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडक्शन। अ परमिट टू वर्क सिस्टम इज़ अ क्रिटिकल, यानी यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सिनेरियो में उसको बगैर परमिट टू वर्क के वो एक्टिविटी स्टार्ट करने का कहा था, और हमें पता है कि परमिट टू वर्क सिस्टम इज़ अ क्रिटिकल कंट्रोल फॉर हाई एक्टिविटीज़ एंड आल्सो एक्ट एज अ फाइनल चेक टू कन्फर्म दैट द वर्कर इज़ ट्रेंड। यहाँ पे मैंने मतलब कुछ उसको ये बताऊँगा कि परमिट टू वर्क सिस्टम एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट होता है किसी भी हाई रिस्क एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, कि वहाँ पे जो इंजीनियर है वो कॉम्पिटेंट है, यानी कि ट्रेंड है कि नहीं, वो अथोराइज्ड एंड अंडरस्टैंड द हैजर्ड्स। फिर ये क्या करता है, यानी परमिट टू वर्क सिस्टम अलाउिंग द इंजीनियर टू एंटर एंड स्टार्ट इंस्पेक्शन विदाउट अ वैलिड परमिट इंडिकेट्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन फेल टू कन्फर्म वेदर द इंजीनियर हैज रिसीव्ड अ साइट स्पेसिफिक ट्रेनिंग एंड अंडरस्टूड द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। या आप इस तरह उनको आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे किए थे तो दूसरी का भी मैं उनको बताऊंगा। सेकेंडली आई सेलेक्टेड पॉइंट अबाउट द प्रोडक्शन प्रेशर बिकॉज द टीम लीडर अलाउड द इंजीनियर टू एंटर द साइट ओनली बिकॉज work was behind schedule. This showed that the meeting deadline was prioritized over ensuring the engineer was properly trained and controlled. New engineer or unfamiliar with the site hazards, procedures and emergency arrangements। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी वो साइट पे पहुंचा, जो एक्सीडेंट सिनेरियो में हुआ था वो भी इस वजह से हुआ था कि वो डायरेक्ट वो कन्वेयर के ऊपर चढ़ के उसने वो ऊपर से देखना था कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, यानी कि बग़ैर किसी चीज़ को डिटेक्ट की या बग़ैर हैज़र्ड्स को डिटेक्ट की या बग़ैर हैज़र्ड्स को देखे, कंप्लीटिंग द इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। दिस डिसीजन रिफ्लेक्ट्स वीक सेफ्टी लीडरशिप एंड पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स। तो आप इस तरह उनको आप अपना आंसर दे सकते हैं। शॉर्टली भी आप उसको बता सकते हैं ख़ुद से, क्योंकि
आपने जिस तरह पेपर सॉल्व किया आपने अपने हिसाब से उनको आंसर देना है, और ज़रूरी नहीं कि आप यही दें, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो यही पॉइंट आप के पेपर में से पिक कर सकते हैं। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पर ये जो 2 पॉइंट है ना, ये एज अ इंटरव्यूअर पिक की है, और उसका आंसर मैंने किस तरह दिया है वो एज अ स्टूडेंट यहाँ पे है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है योर आंसर लाइक। अच्छा, दूसरी टास्क की तरफ आते हैं, जिसमें आपको सबको पता है कि स्पेशल केस रिस्क असेसमेंट एप्लीकेशन। इसमें क्या था, व्हाट फैक्टर नीड टू बी कंसीडर व्हेन कंडक्टिंग अ रिस्क असेसमेंट फॉर द लोन वर्किंग सिक्योरिटी ऑफिसर। अच्छा, यहाँ पे एक जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, अभी ये क्या कहता है कि स्पेशल केस रिस्क असेसमेंट में क्या क्या एप्लीकेशन या क्या क्या चीज़ें कंसीडर होंगी जब आप एक रिस्क असेसमेंट बनाते हैं लोन वर्किंग एक्टिविटीज़ के लिए, मेन के सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो आप सब ने अपने पेपर में इसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स लिखे होंगे। तो मैंने मेरे पेपर में जो पॉइंट्स थे एज अ स्टूडेंट वो क्या थे, मैंने 2 पॉइंट पेयर पिक किए उसमें से, कि मैंने एक लिखा होता द सेम इंडिविजुअल वर्क एवरी नाइट शिफ्ट विच में इंक्रीज द रिस्क रिलेटेड टू फटीग रूटीन बिहेवियर और रिड्यूस अलर्टनेस। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने अपने पेपर में लिखा था एज अ स्टूडेंट कि जो सेम इंडिविजुअल था उसकी नाइट ड्यूटी थी, जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, जो कि इंक्रीज़ कर सकता है फटीग को, उसकी रूटीन बिहेवियर ख़राब हो सकती है, उसकी अलर्टनेस जो है ना वो रिड्यूस हो सकती है या कम हो सकती है। दूसरा पॉइंट जो था, अभी इंटरव्यूअर ये 2 पॉइंट आपके पेपर में से पिक करके एक्सप्लेन यानी कि रीड करके आपको बताएगा कि ये 2 पॉइंट आपने अपने पेपर में लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन करेगा व्हाई डिड यू थिंक दिस आंसर वर सुटेबल, आपको क्यों लगता है कि ये जो आपने आंसर लिखी है ये सुटेबल है। तो आपने आंसर किस तरह देना है, ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन में किया है ताकि आपको आसानी हो, बाकी आप शॉर्ट आंसर भी उनको दे सकते हैं। सर आई कंसीडर दिस, ये सर अगर वो मैडम है तो आप मैडम का ही सही है। सर आई कंसीडर दिस आंसर सुटेबल बिकॉज दे फोकस ऑन द स्पेसिफिक रिस्क लिंक टू अ लोन वर्किंग स्पेशली ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट इन हाई रिस्क एनवायरमेंट लाइक अ क्वेरी। फर्स्ट पॉइंट विच आई मैंशन, यह सब ये कह सकते हैं, या फर्स्टली द पॉइंट अबाउट द same individual working every night shift is important because it increases the risk of fatigue and reduce the alertness. Working nights regularly can disturb sleep patterns and over time this can affect concentration, reaction time and decision making. अगर यहाँ तक भी आप उनको आंसर दे तो इट्स इनफ, सही है, बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो था, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपसे 2 पॉइंट वो पिक करेगा। दूसरे पॉइंट का आपने किस तरह आंसर लेगा कि मैंने क्यों ये कंसीडर किया या क्यों ये मैंने मेंशन किए अपने पेपर में। सेकंड, आई सेलेक्टेड द पॉइंट अबाउट मल्टीपल हैजर्ड सच एज अ क्वेरी पिट्स। आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो क्वेरी पिट्स थे वो पानी से भर गए थे, एंड द पिट लेक बिकॉज दीज अ हाई सिविरिटी हैजर्ड फॉर अ लोन वर्कर। इफ द सिक्योरिटी ऑफिसर स्लिप ट्रिप एंड फॉल नियर द फिट एज or into the fit lake, the consequences could be very serious or even fatal। यानी कि मैंने उसको ये बताया कि मैंने इसलिए इसको मेंशन किया या इस पॉइंट को मैंने इसलिए कंसीडर किया है कि ये एक हाई रिस्क एक्टिविटीज़ है। अगर सिक्योरिटी ऑफिसर या जो लोन वर्कर है, लोन वर्कर कौन था, सिक्योरिटी ऑफिसर ही था ना, जिसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी थी, अगर वो गिर जाता है, वो स्लिप ट्रिप और फॉल्स यानी कि पिट एज से फिट क्या थे, वहाँ पे जो खुदाई की हुई थी ना, मतलब मुख्तलिफ वो सिनेरियो में हमने एक्सप्लेन किया है, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर वो उसमें गिर जाता है स्लिप ट्रिप या फॉल, तो इसके कंसिक्वेंसेस सीरियस हो सकते हैं, इवन कि वो मर भी सकता है। यहाँ तक आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसका ये भी ऐड करें, सिंस द ऑफिसर इज़ वर्किंग अलोन एट नाइट रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स वुड बी डिलेड। क्योंकि अगर वो क्या नाइट शिफ्ट ड्यूटी में क्या होता है कि वहाँ पे वो लोन वर्क करता है, यानी कि वो अकेले काम कर रहा था, अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको रेस्क्यू करना या इमरजेंसी रिस्पांस डिले हो सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, विच इंक्रीज द ओवरऑल लेवल ऑफ रिस्क। यहाँ तक भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आप मज़ीद खुद से कुछ ऐड करना चाहें तो दिस फैक्टर आर सुटेबल बिकॉज द रिस्क असेसमेंट फॉर लोन वर्किंग मस्ट कंसीडर बोथ द वर्कर्स कंडीशन such as a fatigue and alertness and the environmental hazard together. They highlight why loan working in this situation required a strong control and careful assessment. ओके, अभी हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 अबाउट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, जिसमें टास्क में पूछा गया था कि व्हाट
द पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर वर एट मिनरल और अस। अच्छा, मिनरल और अस इसमें ऑर्गेनाइजेशन था जिसके ऊपर ये सिनेरियो बनाई थी या जो पेपर था। इसमें क्या पॉजिटिव इंडिकेटर थे हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के हवाले से, जो कि आप सब ने लिखा होगा। अच्छा, इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपके पेपर में से यहाँ पे एक ही आंसर पिक करेगा, यानी कि आपने जितनी भी आंसर लिखी है उसमें से एक पॉइंट पिक करके वो रीड करेगा। वन ऑफ द, वो कहेगा जैसे कि इंटरव्यूअर कहेगा कि वन ऑफ द आंसर यू give was the same security officer works every night shift which could increase the related risks related to fatigue, reduce alertness or complacency due to the routine work। वो अभी वो आगे आपको देखिए, कैन यू एक्सप्लेन वाई यू चूज़ दिस आंसर, कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये आपने क्यों चूज़ किया था। अब द फैक्ट दैट द सेम सिक्योरिटी ऑफिसर वर्क्स एवरी नाइट शिफ्ट सजेस्ट दैट द मैनेजमेंट हैज़ एलोकेटेड a dedicated and experienced person for the night security duties. This can be seen as a positive culture indicator because the organization may believe that consistency and familiarity with the site improves safety। ये अच्छा, आप इसको नेगेटिव पॉइंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक पर बन जाती है। बहरहाल आप फ़िलहाल जो है ना उस पर फोकस करें IGY के क्लोजिंग इंटरव्यू पर, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सोच रहा था या उनको ये बिलीव थी कि कंसिस्टेंसी एंड फेमिलियरिटी विद द साइट इम्प्रूव सेफ्टी, कि कंसिस्टेंसी और फेमिलियरिटी से सेफ्टी इम्प्रूव हो सकती है एज द ऑफिसर नो द लेआउट। क्योंकि ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर था ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था, उनको साइट के या ऑफिस के जो लेआउट था उसका पता था, वहाँ पे मौजूद हैज़र्ड्स का उनको पता था, या जो रूटीन्स ऑफ द क्वेरी वेरी वेल, यानी उनको रूटीन्स का भी पता था कि वहाँ पे किस तरीके से काम होता है, क्या क्या चीज़ है उसमें, कौन कौन से वर्कर्स उसमें होते हैं, तो इन सारी चीज़ों का उनको पता था। However, I also recognize that this situation can create a potential risk। यहाँ पे अगर आप ये मेंशन भी ना करें जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक पोटेंशियल रिस्क भी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमें पॉजिटिव जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताना है, या अगर यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है। So I choose the answer to show that the organization has some structural arrangements in place, but there is also an opportunity for improvement such as rotating shifts or monitoring fatigue। This balanced view reflects a developing rather than perfect health and safety culture। Okay, तो टास्क नंबर 4 में से कोई क्वेश्चन नहीं है। सही है, ये टास्क नंबर 5 है, क्योंकि यहाँ पे ये कट हुआ है तो ये, अच्छा ये 5 है। सही है। अच्छा, ये 5 टास्क है। अभी 5 टास्क में से किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी, इसमें था कि वाई द आउटडोर एरिया शुड बी इंस्पेक्टेड मोर फ्रीक्वेंटली दैन द बिल्डिंग ऑन साइट। इसमें जस्ट ये पूछा था कि आउटडोर जो एरिया होते हैं, आउटडोर एरिया वो होता है जो कि ऑफिसेज या बिल्डिंग से बाहर के जो एरियाज़ होते हैं उसको क्यों फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करना चाहिए बनिस्बत बिल्डिंग ऑन साइट, यानी कि ऑफिसेज वगैरह, यानी कि ऑफिसेज या बिल्डिंग की निस्बत आउटडोर एरिया यानी कि बाहर का एरिया क्यों फ्रीक्वेंटली या रेगुलरली इंस्पेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी आपने आंसर लिखे होंगे। अगेन इंटरव्यूअर आपके पेपर में से ही यानी आपके आंसर शीट में से ही एक क्वेश्चन जो है ना वो पिक करेगा, इस एक पॉइंट पिक करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर एक पिक किया हुआ है, हैवी प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेट्स मेनली आउटडोर्स। जो हैवी मशीनरी होती है या प्लांट्स होते हैं उसको ऑफिस साइड से बाहर ऑपरेट, यानी कि बाहर रखे जाते हैं ऑपरेट करने के लिए, जो कि जो इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ डैमेज टू अ सरफेस, जिसकी वजह से वो डैमेज भी सरफेस हो सकता है, जो बैरियर्स है वो, और एज प्रोटेक्शन दैट नीड्स फ्रीक्वेंट चेकिंग। तो ये एक पॉइंट था जो कि इंटरव्यूअर ने बाकायदा रीड करके बताया। उसके बाद वो बताएगा या क्वेश्चन करेगा व्हाई डिड यू प्रायोरिटाइज दिस आंसर, कि अभी आपने ये आंसर को क्यों लिखा है या क्यों प्रायोरिटाइज किया है। सर आई प्रायोरिटाइज दिस आंसर बिकॉज आउटडोर एरिया वॉज एक्सपोज टू हायर एंड मोर फ्रीक्वेंट रिस्क कंपेयर टू द बिल्डिंग ऑन साइट। कि मैंने उसको बताया कि मैंने इसलिए किया क्योंकि आउटडोर जो एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा एक्सपोज होते हैं
यानी उसको ज़्यादा मतलब एक प्रायोरिटाइजेशन यानी कि उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए कंपेयर टू अ बिल्डिंग ऑन साइट, क्योंकि हैवी प्लांट एंड मशीनरी मेनली ऑपरेट्स आउटडोर्स। जस्ट एक मिनट। अच्छा, वो कॉल की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, तो हैवी प्लांट एंड मशीनरी मेनली ऑपरेट्स आउटडोर, जो कि ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स में भी लिखा था कि जो हैवी प्लांट्स एंड मशीनरी होता है वो बाहर ऑपरेट होती है, यानी कि बिल्डिंग से बाहर रखे जाते हैं, सच एज अ एक्सकेवेटर, डंप ट्रक्स and loaders. Their consistent movement can damage the road surfaces, barriers, edge protection, and signage. This damage may not be immediately obvious, but it can quickly increase the risk of vehicles collisions, falls from height, and vehicles entering the unsafe area if it is not identified early. यानी उसको मैंने बताया कि जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ था वो मैंने इसलिए लिखा था कि जो प्लांट एंड मशीनरी होते हैं वो मेनली या उसको वो बाहर ज़्यादातर ऑपरेट होते हैं, बिल्डिंग से बाहर की एरिया यानी कि आउटडोर एरिया में, जैसे कि मैंने एक्सकेवेटर, डंप ट्रक्स एंड लोडर, जो कि कंसिस्टेंट मूव करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस ख़राब हो सकती है, बैरियर्स ख़राब हो सकते हैं, एज प्रोटेक्शन ख़राब होती है, या जो वहाँ पे साइनेज है, जो साइंस है वो डैमेज हो सकती है। ये डैमेज इमीडिएटली तो ऑब्वियस नहीं होता, यानी कि वो कोई बैड रिजल्ट लीडिंग टू द बैड रिजल्ट नहीं होता, बट कैन क्विकली इंक्रीज, जो कि बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर सकता है व्हीकल कलोजन, जिसकी वजह से वो व्हीकल्स या जो मशीनरी है वो कोलैप्स हो सकती है, या वो हाइट से फॉल कर सकती है, गिर सकती है, और व्हीकल एंटरिंग अनसेफ एरिया इफ इट इज़ नॉट, अगर सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। तो इस वजह से मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि क्यों आउटडोर एरियाज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए बनिस्बत बिल्डिंग्स या ऑफिस साइट। अच्छा, ये हमारे पास था 5, ये 6 है क्योंकि वो ये 6 है, सही है, इसको 6 लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, टास्क नंबर 6 हमारे पास था डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जिसमें हमसे पूछा गया था वाई वर्कर्स शुड बी इन्वॉल्व व्हेन डेवलपिंग अ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब भी आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, जो कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, SSW यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाया जाता है। तो यहाँ पे सवाल है या यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था हमसे टास्क नंबर 6 में कि जब भी आप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करते हैं तो वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट क्यों ज़रूरी है उसमें, या वर्कर्स को इन्वॉल्व करना क्यों ज़रूरी है। तो आपने सब ने अगेन अपने अपने तरीके से पॉइंट्स लेके होंगे, जिसमें से आपके पेपर में से एक पॉइंट पिक करेगा। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक पिक किया हुआ है एज अ इंटरव्यूअर, सही है, और बाकायदा इंटरव्यूअर ये रीड करके बताएगा, सही है, कि वन ऑफ द आंसर यू गिव वाज वर्कर कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनपुट्स ऑन आइसोलेशन एंड इमरजेंसी स्टॉप अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट द नियरेस्ट इमरजेंसी स्टॉप वाज 10 मीटर अवे। तो मैंने एक पॉइंट उसमें पेपर में लिखा था जो कि इंटरव्यूअर ने रीड किया, कि आपने लिखा है कि वर्कर्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल, कि जब वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे जो कि एक वैल्यूएबल इनसाइट या वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं आइसोलेशन एंड इमरजेंसी स्टॉप अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट, यानी कि उसमें आपको वर्कर्स बता सकते हैं जब भी आप रिस्क असेसमेंट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं, तो जब उसमें आप वर्कर इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व का मतलब है जब उनसे मशवरा करेंगे उसमें वो इंक्लूड करेंगे, तो आपको बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या इमरजेंसी जो स्टॉप बटन था जो कि 10 मीटर अवे था, यानी कि 10 मीटर दूर था, उसके बारे में ये सारी चीज़ें वो आपको, क्योंकि जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसके लिए जब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं उसमें वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स ही वहाँ होते हैं जिनको एक्चुअल डाटा का पता होता है या एक्चुअल सिचुएशन का पता होता है, तो उसमें एक वैल्यूएबल इनसाइट वो अपना दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहेगा कि कैन यू एक्सप्लेन वाई यू सेड दैट, या आपने ये आंसर क्यों लिखा है, या आपको क्यों लग रहा है कि ये सही है, या आपने ये क्यों लिखा है। तो आपने बताना है सर आई सेड दिस, या आई रोट दिस, या आई सेलेक्टेड दिस बिकॉज वर्कर्स और द पीपल हु एक्चुअली कैरी आउट द जॉब, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि वर्कर्स को ये पता है कि वहाँ पे कंडीशन क्या है, वहाँ पे सिचुएशन क्या है, सो दे हैव प्रैक्टिकल नॉलेज दैट मैनेजर और
प्लानर्स मे नॉट फुली अंडरस्टैंड, यानी कि जो मैनेजर्स होते हैं या जो अदर पर्सनस होते हैं वहाँ पे मौजूद, उनको सही तरीके से नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वो साइट पर नहीं होते, ना तो वो जॉब परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअल जो पता होता है, एक्चुअल सिचुएशन का जो पता होता है वो वर्कर्स को होता है। इन दिस केस वर्कर्स और फेमिलियर विद द मशीनरी, क्योंकि वो वर्कर्स ही होते हैं जो मशीनरी के ऊपर काम करते हैं ना। इट्स आइसोलेशन पॉइंट्स एंड इमरजेंसी स्टॉप अरेंजमेंट, दे वुड know that the nearest emergency stop was 10 meter away, which may be too far in an emergency where quick action is needed। यानी कि उनको ही पता था कि उनको ही पता होता है या उनको ही पता था कि इमरजेंसी जो स्टॉप बटन था, कि जब भी इंजीनियर के साथ एक्सीडेंट हुआ, सिनेरियो में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद वो जो इमरजेंसी बटन था वो 10 मीटर दूर था उनसे, जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में इनफ नहीं है या मतलब इफेक्टिव नहीं है, और इसके लिए मतलब वेयर अ क्विक एक्शन इज़ नीडेड। दिस इज़ अ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दैट माइट बी मिस्ड इफ द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज डेवलप्ड ओनली एट द ऑफिस लेवल। ओके, तो अभी हमारे पास है नियर मिस इन्वेस्टिगेशन, जो कि टास्क नंबर 7 है। इसमें पूछा था हाउ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रीवियस नियर मिसेस कुड हैव हेल्प टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग द न्यू इंजीनियर। यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से पढ़े कि अगर प्रीवियस नियर मिसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता तो वो किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकता था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट से बच सकते थे न्यू इंजीनियर, या वो एक्सीडेंट प्रिवेंट हो सकता था जिसमें न्यू इंजीनियर इन्वॉल्व था। सिंपल वर्ड में ये है कि जो एक्सीडेंट हुआ था न्यू इंजीनियर के साथ, अगर प्रीवियस यहाँ पे नियर मिसेस क्या थे, बहुत सारे नियर मिसेस थे यहाँ पे, यानी कि बार बार जो एफ सीटें हैं, फनल एंड क्रशर बार बार ख़ुद बंद हो रहा था, उसको फिर रिस्टार्ट करना पड़ता था। वो नियर मिसेस अगर प्रॉपर टाइम पे, यानी कि पहले उसको इन्वेस्टिगेट करते और उसके ऊपर एक्शन लेते, तो ये एक्सीडेंट ना होता। इसलिए ना तो क्योंकि इंजीनियर को फिर बुलाना ही ना पड़ता ना, ऐसे मतलब विदाउट स्केजुअल इंस्पेक्शन के लिए। जैसे कि अभी ये जो मतलब ये प्लान में नहीं था कोई, ये स्केजुअल कोई प्लान में नहीं था। और इसमें आपने सिनेरियो में ये भी देखा होगा कि जो न्यू इंजीनियर आया था वो टाइम पे नहीं था, यानी कि तकरीबन मतलब शाम के टाइम आया था, यानी कि अंधेरा होने वाला था, तो उस टाइम वो आया था। ओके, बहरहाल आपसे आपके पेपर में से, यानी आपके आंसर शीट में से वो एक पॉइंट पिक करेगा। वन ऑफ द आंसर यू गिव वाज इंटरव्यूअर, फिर आपको अपना पॉइंट, कोई भी पॉइंट वो उठा सकता है। द इन्वेस्टिगेशन में हैव आइडेंटिफाइड दैट द वर्कर वर रिपीटेडली रिस्टार्टिंग द एफसी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉल्ट शोइंग अनसेफ प्रैक्टिसेस। यानी कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अगर पहले किया होता तो उसमें वो आइडेंटिफाई कर सकते कि वर्कर वर रिपीटेडली रिस्टार्टिंग, यानी कि उन्हें बार बार क्या करना पड़ता था, एफसी जो फनल एंड क्रशर मशीन था उसको बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता था। यानी उसमें बगैर वो फॉल्ट, यानी कि बगैर जो उसमें फॉल्ट था या जो उसमें ख़राबी थी उसको अंडरस्टैंड करते हुए वो रिपीटेडली उसको रिस्टार्ट कर रहे थे, जो कि एक अनसेफ प्रैक्टिस है। पेयर इंटरव्यूअर कहेगा व्हाई डिड यू थिंक दिस आंसर वाज सूटेबल, कि ये आंसर आपने क्यों लिखा है या आपको क्यों लग रहा है कि ये सूटेबल है। सर आई थॉट दिस आंसर वाज सूटेबल बिकॉज नियर मिस इन्वेस्टिगेशन और मीन टू आइडेंटिफाई अनसेफ बिहेवियर एंड सिस्टम वीकनेसेस बिफोर अ सीरियस एक्सीडेंट हैपन। यहाँ पे तो जस्ट मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये सूटेबल इसलिए होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो अनसेफ बिहेवियर को आइडेंटिफाई कर सकता है एक्सीडेंट होने से पहले, और सिस्टम में जो वीकनेसेस होते हैं या जो कमज़ोरियाँ होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं एक्सीडेंट होने से पहले। अगर इफ़ अ प्रीवियस नियर मिसेस हैड बीन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड they may have shown that the worker or restarting the FC repeatedly without fully understanding the fault of the risk involved. This indicates a lack of understanding of the equipment, poor training, and unsafe working practices being accepted as a normal. Identify these issues earlier would have allowed the organization to take corrective action, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर इसको अर्लियर आइडेंटिफाई करते उसके ऊपर एक्शन लेते करेक्टिव सच एज इम्प्रूविंग ट्रेनिंग, reinforcing isolation procedures and updating the safe system of work. It would also highlighted the need to restrict unauthorized starting of the, क्योंकि वहाँ पे जो एफ सी था यानी फनल एंड क्रशर जो मशीन था, कोई भी वर्कर उसको यानी कि उसमें यानी कि कोई भी वर्कर उसको रिस्टार्ट करता था बार बार, यानी उसमें कोई
ये नहीं था कि अनऑथोराइज्ड पर्सन इसको नहीं, यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में, यानी जिसके पास मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो, यानी कि जो मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, क्वालिफाइड मशीन ऑपरेटर, या जो ट्रेंड या जो कॉम्पिटेंट मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, स्पेशली बाय अ न्यू और अनट्रेंड इंजीनियर। सो यहाँ तक था, क्योंकि इसमें टास्क नंबर 8 भी है, लेकिन वो उसके टास्क नंबर 8 में कोई क्वेश्चन क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से नहीं आएगा। तो मैंने तो वीडियो बहुत लंबी भी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की कि जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पॉज करके ख़ुद पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।